एपिसोड 257 पर अफसोस उसे जुबान पर लाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। वो मन ही मन पारस को कोसते हुए बोला, इस पागल को डॉक्टर ईशा कभी मिले ही ना। फिर आगे की बात सोचकर वो डर गया। अगर डॉक्टर ईशा उन्हें नहीं मिली तो ये आदमी मुझे ही जान से मार डालेगा। कहाँ फंस गया मैं। डॉक्टर ईशा मिली नहीं है, फिर भी अभी से उन्हें अपना बनाने की सपने देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर ईशा अभी इनकी बाहों में आ जाएगी। अब आगे। निकोल अपने माथे पर हाथ रख के ये सोच रहा था। तभी पारस बोला, अब खड़े खड़े सपने क्या देख रहे हो। जाओ और अपनी लेडी बॉस को सबसे पहले ढूंढ। अगर मेरी तितली को तुमसे पहले किसी ने ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुममें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पारस की बात सुनकर निकोल वहां से उसे मन ही मन कोसते हुए निकल गया। उसके पीछे पीछे वहां खड़े गार्ड्स भी निकल गए। उनके जाने के बाद पारस फिर से अपनी फोन पर ईशानी की फोटो को देखते हुए उस पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए बोला, तितली तितली तुम जल्दी मेरी कैद में आ जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम चाहोगी, पर सिर्फ आजादी को छोड़कर। इतना कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी की आवाज उस पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिसकी आवाज बहुत भयानक लग रही थी। बाहर खड़े गार्ड्स भी इस आवाज को सुनकर एक पल के लिए डर गए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला। मोक्ष सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था और बीच बीच में ईशानी को देख रहा था, जो अपनी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। ईशानी इस वक्त लैपटॉप में सौदामिनी जी की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई थी। उसकी होंठों के कोने थोड़े मुड़ गए और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, तो मेरी शक सही निकला। वहीं मोक्ष ने भी ईशानी को बुदबुदाते हुए सुन लिया था और वो सोफे से उठकर ईशानी के पास चला गया। वो भी ईशानी के पास बैठकर लैपटॉप में आए उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा था। वो बिना भाव के बोला, तो बीबी तुम्हारी शक बिल्कुल सही निकला। तो अब तुम इन जोकर्स के साथ क्या करने का सोच रही हो बीबी। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसते हुए बोली, अभी उन्हें अपना जाल बिछाने दो, तभी तो मजा आएगा। दरअसल सौदामिनी जी रविकांत जी की मौसी की बेटी थी। सौदामिनी जी की फैमिली और रविकांत जी के फैमिली के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सौदामिनी जी की पेरेंट्स के मौत के बाद रविकांत जी के मोम ने सौदामिनी को गोद ले लिया। तब सौदामिनी जी सिर्फ 2 साल की थी। रिबाकांत जी और सौदामिनी जी में बहुत प्यार था। किसी ने भी सौदामिनी जी को ये पता नहीं चलने दिया था कि वो उनकी असली बेटी नहीं है। और सौदामिनी जी को भी कभी पता नहीं चला कि वो मेहरा फैमिली की असली बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी मोम डैड की मौत के बाद वो बहुत छोटी थी। उन्हें उस वक्त का कुछ भी याद नहीं था। सौदामिनी जी भी रविकांत जी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनकी हिसाब से वो उनकी इकलौता भाई था। पर यह तब तक था जब तक वो बड़ी नहीं हुई और उन्हें बलराज नाम के एक आदमी से प्यार नहीं हुआ। सौदामिनी जी बलराज के प्यार में पड़ गई थी, ये जाने बिना कि बलराज कितनी बड़ी क्रिमिनल है और कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेल चुका है। बलराज को सिर्फ मेहरा फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए था, इसलिए वो सौदामिनी जी से शादी करना चाहता था। जब इस बारे में रविकांत जी को पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बलराज को सौदामिनी जी से दूर रहने की धमकी दी ताकि सौदामिनी जी आगे चलकर हट ना हो। पर बलराज ने सौदामिनी जी को ही रविकांत जी के खिलाफ भड़का दिया कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उन दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। इसलिए सौदामिनी जी जिद पर अड़ गई थी कि उन्हें बलराज से शादी करनी है और उन्हें कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए अपने भाई से। जिस वजह से बलराज को अपने प्लान पर पानी फिरता नजर आ रहा था। अगर बिना एक भी प्रॉपर्टी लिए वो सौदामिनी जी से शादी करते तो भला उन्हें क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं। उसके बाद बलराज को कहीं से ये पता चल गई कि सौदामिनी जी मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, और ये बात प्रूफ के साथ उसने सौदामिनी जी को दिखा दिया और उन्हें बताया कि इसी वजह से शायद रविकांत जी उन दोनों को अलग करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पैसा ही ना मिले और एक बेकार फैमिली में उनकी शादी हो जाए। जिस वजह से सौदामिनी जी जो बलराज को पागलों की तरह प्यार करती थी, उसकी गुस्सा बढ़ गया। जब रविकांत जी ने सौदामिनी जी की शादी कही और तय कर दिया, उस वक्त बलराज जानबूझकर छुप गया। रविकांत जी ने सौदामिनी जी की भलाई के लिए राजस्थान की वर्मा फैमिली के बेटे नारायण वर्मा के साथ उनकी शादी करवा दिया और सौदामिनी जी की मन में अपने भाई के लिए नफरत भर गई। शादी के बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर यह बच्चा नारायण जी का नहीं बल्कि बलराज जी का है। इस सच को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत नाटक किया। तभी बलराज ने भी उन्हें कांटेक्ट किया और आपने होने वाले बच्चे के बारे में जानकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि भले ही उसने कई लड़कियों के साथ रात बिताया था, पर उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और डॉक्टर के हिसाब से उनके बाप बनने का चांस बहुत कम था। इसलिए वो जल्द से जल्द सौदामिनी जी से मिलने आ गया और उसने उन्हें ये झूठ बताया कि रविकांत जी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो सौदामिनी की शादी को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे। जिस वजह से सौदामिनी जी की नफरत रविकांत जी के लिए और बढ़ गई। आखिरकार वो बलराज से अंधे की तरह प्यार करती थी और उनके बच्चे की मां भी बनने वाली थी, पर उन्होंने अपनी नफरत सबके सामने नहीं दिखाया ताकि मेहरा फैमिली की प्रॉपर्टी को पा सके।
बलराज जी ने डॉक्टर और झूठा प्रेगनेंसी रिपोर्ट अरेंज कर दिया। जब 9 महीना हुआ तब रिपोर्ट के हिसाब से सौदामिनी जी सिर्फ 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब उन्हें पेन स्टार्ट हुए 7वें महीने में तो नारायण जी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो बलराज के अरेंज किए डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी के बाद उनका बेटा, जो कोई और नहीं यशराज था, उस डॉक्टर ने उसे बलराज को दे दिया और नारायण जी को झूठ बोल दिया कि 7वें महीने में डिलीवरी में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चा मर गया है। सौदामिनी जी को अच्छे से पता कि उनका बेटा बलराज के पास है, इसलिए वो खुश थी कि उनका बेटा तो अब सेफ रहेगा। उसके बाद नारायण जी से उन्हें एक बेटा और बेटी हुई, पर वो सिर्फ एक जबरदस्ती की रिश्ते से। भले ही नारायण जी उनकी बहुत ध्यान रखते थे, पर फिर सौदामिनी जी को उनसे प्यार नहीं हुआ। तो सपने प्यार बलराज को मानती थी और आपने दोनों बच्चों से ज्यादा वो बलराज से प्यार करती थी। वो हमेशा छुप छुप कर आपने बेटे से मिलने के लिए जाती थी। फिर 25 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि रविकांत जी ने आपने हाथों से बलराज को मार दिया और उनसे दूर खड़ा यशराज ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, जिस वजह से उसे भी पूरी मेहरा फैमिली से नफरत थी। सौदामिनी जी को जब यशराज ने बताया कि कैसे रविकांत जी ने बलराज जी को शूट करके मार दिया, तो उनकी नफरत और भी बढ़ गई। वो पूरी मेहरा फैमिली से नफरत करती थी। वो मेहरा फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी को ही छीन लेना चाहती थी, ताकि उन सबके पास कुछ भी ना बचे और वो सब रोड पर आ जाए या तो मर जाए। इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया और यशराज की नाजायज बेटी प्रिया को मेहरा फैमिली में भेज दिया और ईशानी को तो वो मारना ही चाहते थे। पर एक कपल जिनका बच्चा मर गया था, उसके पति ने अपनी बीवी को दुखी ना करने के लिए ईशानी को उठा लिया। सौदामिनी और यशराज को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे भी ईशानी जैसी छोटी बच्ची कभी इस फैमिली में वापस नहीं आ सकती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि मेहरा फैमिली ने ऑलरेडी 4 बेटे हैं, इसलिए उन्हें एक बेटी की बहुत चाह है। अगर प्रिया उनकी बेटी बन गई तो वो सब कुछ बिना सोचे समझे उसके नाम कर देंगे। पर किस्मत ऐसा खेल खेला कि ईशानी फिर से फैमिली में लौट आए। उन दोनों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशानी फिर से उस अनाथ आश्रम से उनकी बेटी की जगह लेने आ जाएगी। इसलिए तो जब रविकांत जी ईशानी को घर लाने वाले थे, तब सौदामिनी जी गुस्सा हो गई थी और उसे घर लाने से मना कर रही थी। और उसने ईशानी की आने से कभी मेहरा विला नहीं आएगी ये धमकी भी दे दिया। पर प्रभा जी और रविकांत जी को उनकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी पोती को घर ले आए, पर प्रिया के होते हुए ईशानी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये जानकर सौदामिनी जी खुश थी, पर उनकी ये खुशी कुछ दिन की थी। अब तो सब ईशानी से प्यार करते थे। ये सभी इन्फॉर्मेशन नकुल ने कलेक्ट किया था, पर इस वायरस की मैटर के वजह से वो उसे अपनी बॉस को भेज नहीं पाया था। सभी चीजें पढ़कर भी ईशानी शांत थी। उसकी नजर एक नाम पर ठहर गई और वो थी सुवर्णपुर केस। उसके दादाजी ने 25 साल पहले सुवर्णपुर में ही बलराज को मारा था, पर वो उस वक्त वहां क्या कर रहे थे? और जब इतने सालों में उसके दादाजी ने बलराज को नहीं मारा, जबकि तब उनके पास वजह भी थी, तो सौदामिनी की शादी के इतने साल बाद उन्होंने बलराज को क्यों मारा? वो भी सुवर्णपुर डे से बिछड़ी हुई जगह पर। वो वहां क्यों गए थे? ईशानी की दिमाग में बस यही बात चल रही थी। वो सच में आज पहली बार कंफ्यूज थी। उसकी पिछली जिंदगी में इस नाम का कभी जिक्र ही नहीं था, इसलिए उसे सुवर्णपुर से जुड़ा कुछ भी याद नहीं था। पर यह वही नाम था जिसे उस गैंग मेंबर कांता ने लिया था। ईशानी ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसे अभी इस बारे बिल्कुल भी नहीं सोचना था और ना ही स्ट्रेस लेना था। वो एक डॉक्टर थी, वो नहीं चाहती थी उसकी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। मोक्ष ने ईशानी की गोद से लैपटॉप लेकर टेबल पर रख दिया और उसे धीरे से लिटाकर उसके ऊपर आ गया। बीबी चलो रोमांस करते हैं, इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की होंठ को अपने कब्जे में कर लिया, पर वो ईशानी पर प्रेशर नहीं दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथ को दोनों तरफ रखा हुआ था। दोनों की किस धीरे धीरे इंटेंस होती जा रही थी। 15 मिनट के किस के बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो मोक्ष ने उसकी होंठों को छोड़ दिया। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। मोक्ष इंटेंसली ईशानी को देख रहा था, फिर वो खुद को ना रोकते हुए ईशानी की गोरी गर्दन पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद किसी भूखे शेर को खाना मिल गया हो। मोक्ष ईशानी की गर्दन, कंधे और कॉलर बोन को हंगली किस और सक कर रहा था, तो कभी कभी बाइट कर रहा था। मोक्ष ने एक ही सेकंड में ईशानी की टॉप को फाड़ कर फेंक दिया और ईशानी की क्लीवेज को किस और बाइट करने लगा। ईशानी की मदहोश भरी सिसकियां उसे पागल कर रही थी। मोक्ष ने एक झटके से ईशानी की इनर बियर को भी अलग कर दिया और उसकी उभारों को किस और सक करने लगा। मोक्ष ने आपने भी कपड़े उतार दिया। उसे नेक देखकर ईशानी को शर्म आने लगी। ईशानी ने अभी भी नीचे बियर किया हुआ था। मोक्ष ने उसे भी एक झटके में उतार दिया। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी की कमर और पेट पर चूमने लगा, फिर उसकी सेंसिटिव पार्ट पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसकी इस हरकतें से ईशानी बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। मोक्ष धीरे धीरे ईशानी की सेंसिटिव पार्ट को चूमने लगा। आधे घंटे बाद मोक्ष ईशानी को फिर से किस कर रहा था। वो अपनी बेचैनी मिटाना चाहता था, पर और भी गर्म होता जा रहा था। उसे पता था कि इस वक्त वो ईशानी के साथ वो सब नहीं कर सकता, फिर भी उसका खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था।
वो धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, बेबी हेल्प मी। इतना कहकर वो ईशानी की आंखों में देखने लगा। ईशानी को भी मोक्ष की आंखों में डिजाइन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी मोक्ष खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। मोक्ष ने ईशानी की एक हाथ को अपने हार्ड पार्ट पर रख दिया। ईशानी मोक्ष तो अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। ईशानी की सॉफ्ट हाथ की टच को वहां महसूस करके मोक्ष की आंखें बंद हो गई। वहीं एक बड़े से महल जैसे घर में, एक अंधेरी रूम में जो किसी जेल की तरह लग रहा था, उसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे अंदर कोई जानवर हो। एक इंसान जो गार्ड की तरह लग रहा था, उस जेल के सामने आया और एक एक करके नीचे से 4 खाने के प्लेट अंदर कर दिया।